हमने क्या किया, उस पे जो है आपका आज का डेट डालेंगे, है ना। तो टुडे इज 2 जून 2025। अब कोई कहेगा सर ये जो सवाल पूछे हैं इनके दिमाग में जैसे भी वो आया होगा कि कंसल्टेशन से पहले मुझे हेल्थ के बारे में पूछना है, तो एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है, कौन से टाइम में उनके दिमाग में आया था कि मैं कंसल्टेशन के लिए बात करूं। और आप जो टाइमिंग बता रहे हैं, आप बता रहे हैं जब उन्होंने आपको मैसेज किया। तो अल्टीमेटली आप देखो, मैं वो टाइमिंग को एग्जैक्टली आज क्लास के लिए सेव किया, है ना। अब यहां पे आप देखो, पहला कंडीशन से जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, अब मैं यहाँ पे कौन सा टाइमिंग ले रहा हूं, एनीबॉडी हु कैन क्लैरिफाई। एस्ट्रोलॉजर को जब सवाल मिला, मुझे जब सवाल मिला, है ना, मैंने वो डेट, टाइम और एस्ट्रोलॉजर जहां पे प्लेस्ड है वहां पे मैंने हॉरोस्कोप कास्ट करने का कोशिश किया। तो इस हॉरोस्कोप को हम क्या कहेंगे, बर्थ ऑफ द प्रश्न, प्रश्न चार्ट। इसको कहेंगे प्रश्न चार्ट, प्रश्न कुंडली या होरारी चार्ट। इसका दूसरा नाम है होरारी चार्ट, कुंडली, है ना। अब आप देखिए, हम इसको क्या करेंगे, वैदिक के हिसाब से एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। और आपको बड़े ध्यान से ना इन चीजों को जो है समझना है। उसके बाद हम देखेंगे उसको यूएस का टाइम अगर कर देंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसका क्या इम्प्लीकेशंस होगा, आंसर सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा। जब कोई जातक सवाल पूछ रहा है तो उस सवाल के साथ एक प्राइमरी हाउस हमेशा जुड़ा हुआ होता है। तो प्राइमरी हाउस कौन सा है, एनीबॉडी हु कैन से। 6th हाउस फॉर हेल्थ। हेल्थ के बारे में पूछा जा रहा है, तो एक तो फर्स्ट हाउस हो गया क्योंकि जातक का हेल्थ, और सेकंड जो है 6th हाउस, है ना, फर्स्ट हाउस एंड 6th हाउस। तो आप पहले ये देखेंगे कि जब इस तरीके का सवाल होता है फर्स्ट हाउस एंड 6th हाउस, वो प्रश्न में इस तरीके का कनेक्शंस हो रहा है क्या। फर्स्ट हाउस और 6th हाउस जिसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है, आपका जो प्रश्न है क्या उसमें ये कनेक्शंस आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हाउस में जो आपका स्थिति है लग्ना, है ना, तो लग्नेश कौन है, मून, इट्स गोइंग सेकंड टू इट्स। आराम आराम से बोलिएगा, ठीक है, हमें सिर्फ जो है अभी वैदिक का ही रूल अप्लाई करना है। फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है वो है चंद्रमा, है ना, और चंद्रमा कहाँ पे है, चंद्रमा इन द सेकेंड नेक्स्ट हाउस हाउस, में केतु के साथ है, ठीक है। ऐसे ही 6th हाउस का स्वामी कौन है, जुपिटर, एंड इट्स इन तो द जाके 12th 12th हाउस। हाउस, है ना। तो आप देखिए, पहले तो चंद्रमा का जो स्थिति है अच्छा है या बुरा है, नॉट गुड। और चंद्रमा के हाउस में जो बैठे हुए हैं वो कौन है, मार्स, व्हिच इज डेबिलिटेटेड। मार्स जो है वो डेबिलिटेटेड है। और जो आपके छठे हाउस का स्वामी है वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, 12th house in Gemini, which is not again a good house for it. तो बाधक का हाउस है। इसका मतलब है कि एक्चुअल में उनका जो वरी है वो कोई छोटे लेवल का है नहीं, है ना। यानी ये कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो बहुत ही इनसिंसियरली पूछा गया है, लेकिन जो फीडबैक मिला है उसमें इतना ही है कि बाकी चीजें काफी इंप्रूव्ड है, लेकिन एक ही फैक्टर है जो 30 के बीच रहना चाहिए, दैट इज 48। और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो आपका लगन का स्थिति है वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन आप एक चीज देखिए, यहाँ पे किसी को कोई प्रश्न कुंडली में रिप्लाई करने से पहले चंद्रमा का स्थिति को आपको बहुत सीरियसली स्टडी करना चाहिए। प्रश्न कुंडली में चंद्रमा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, 60-70% आंसर जो है चंद्रमा। तो मन का स्थिति का कनेक्शन हो गया,
हेल्थ के बारे में जो वरीज है वो भी हो गया, क्योंकि आप देखिए फर्स्ट हाउस खराब होने के लिए कौन सा हाउस देखना चाहिए जहां पे फर्स्ट हाउस का एनर्जी वेस्ट हो, दैट इज 12th हाउस। हेलो। जी जी तो सर। आप देखो 12th हाउस में 6th का लॉर्ड जाके बैठ गया, तो फर्स्ट के साथ कनेक्शन हो गया। ऐसे ही 6th हाउस को खराब करने वाला जो हाउस है वो कौन सा है, 5th यानी 11th, जहाँ house. पे 6th हाउस का एनर्जी वेस्ट होगा, 5th हाउस। 5th house। तो वो देखो वो भी लग्न के साथ कनेक्शन कर गया, है ना। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा कंडीशंस है कि जो आपका 6th हाउस है उसके ऊपर जुपिटर का दृष्टि जी है ना। और जो आपका चंद्रमा और केतु का कॉम्बिनेशन है, आप देखो उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। यस सर। बट केतु इज मूविंग टुवर्ड्स मून, केतु इज मूविंग टुवर्ड्स मून। और केतु जो है को लॉर्ड है 5th हाउस का, है ना। तो आप देखो कोई भी शारीरिक बाधा हो, एनिमिटी हो, कोई डिजीजेस हो, उसको नुकसान पहुंचाने वाला हाउस जो है वो 5th हाउस है। यानी एक हिसाब से 5th हाउस जो है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है जो क्यूरिटी को दिखाता है, क्योर। तो यहाँ पे जो आपका क्यूरिटी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है केतु एंड मंगल। और सबसे बड़ी बात है जो आपका मून है, इट इज इन बिटवीन मंगल एंड केतु, इट इज इन बिटवीन मंगल एंड केतु। केतु इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स मून। तो यहाँ पे रिमेडियल कनेक्शंस यही है कि अगर केतु और मंगल को सही किया जाए तो डेफिनेटली चंद्रमा जो है उतना ज्यादा नुकसानदेह नहीं होगा, क्योंकि वो अपने हाउस से सेकंड में बैठा हुआ है, नॉरिसमेंट के हाउस में। और सेकंड हाउस में चंद्रमा जो है एग्जल्टेड होता है, इजंट इट। yes. सेकंड हाउस में एग्जल्टेड होता है, और जहां पे एक्चुअल में एग्जल्टेड होता है वो 11th हाउस है ना, 11th हाउस। तो आप देखो चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है वो 11th में है, isn't it? जी सर। तो आपको इन तमाम चीजों को समझना होगा। जब आपने ये कुंडली कास्ट किए हैं तो डेफिनेटली फर्स्ट हाउस हेड को रिप्रेजेंट करता है, वहां पे एक जो है डेबिलिटेटेड प्लैनेट आके बैठा हुआ है जो 5th हाउस का स्वामी है, और साथ में 10th हाउस का स्वामी है। इसका मतलब क्या हुआ, योग कारक प्लैनेट आके बैठा हुआ है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ कम है, उसका स्ट्रेंथ कम है। लेकिन अगर आप उसका डिस्पोजिटर को देखोगे तो उसने क्या कर रखा है, सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, केतु से काफी दूर है। और उनका जो डिस्पोजिटर है वो 11th हाउस में है। 11th हर तरह का गेन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे केतु का नेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा मैलेफिक या अच्छा है। It won't be very happy because it's in the house of sun. हैप्पीनेस का वही बात नहीं करना है हमें, हमें जो है केतु का नेचर को स्टडी करना है हेल्थ वाइज, है ना। तो आप देखो केतु जो है को लॉर्ड ऑफ द 5th हाउस है, इजंट इट। जी तो ये अच्छा हो गया, केतु इज द को लॉर्ड ऑफ द 5th हाउस। अब केतु जो है मंगल के राशि में है, तो मंगल का स्वामी की तरह बात करेगा, काम करेगा। और केतु जो है 10th हाउस का भी स्वामी है उस अकॉर्डिंग। ये राहु और केतु जिस भी साइन में बैठते हैं उसके लॉर्ड की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर केतु को मंगल कर दिया जाए तो आप देखो केतु जो है 8th हाउस से 10th में है, जो 8th साइन है, 5th हाउस से Prabhati, 10th how में है। did it become it's in the sign of sun, then how did it become Mangal? ओ सॉरी सॉरी, जो आपका 8th हाउस है उसका को लॉर्ड जो है केतु है, ठीक है। जी जो 8th हाउस का को लॉर्ड है वो केतु है। तो को लॉर्डशिप के हिसाब से ये अपने से 10th में है। और ऊपर से केतु का अगर सूर्य के साथ कंपेयर करें हम तो 11th का स्वामी बन रहा है ना, 11th में जी जाके बैठा हुआ है। यानी जी केतु इज अजीब सिटिंग इन द 11th हाउस, बैठा हुआ है यहाँ पे, सूर्य का काम करेगा केतु, ठीक है।
ऊपर जी से वहां से जब आप डिस्टेंस भी कैलकुलेट करोगे तो आप देखो एक से तो 10th हाउस का रिलेशन बना रहा है और दूसरे जी से 4th हाउस का रिलेशन बना रहा है। एज सच बहुत ज्यादा खराब नहीं होता जब केंद्र के हाउस में इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन मेंटली किसी इंसान को एक प्रश्न का उत्तर से या जो है मेंटल स्थिति है उसको कौन बताएगा? उसको चंद्रमा बताएगा, है ना। और चंद्रमा लगने से और चंद्रमा सेकेंड हाउस में है। तो सबसे पहला सवाल है, हम इन चीजों को डिसाइड करने के लिए जब वैदिक यूज करेंगे तो हमारा पहला काम है कि प्रश्न के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट हाउसेस हैं उनका कनेक्शंस ढूंढना और उनके ग्रहों का स्थिति को एक एक करके ढूंढना। उसके बाद चंद्रमा का स्थिति को जैसे भी हो देखना, क्योंकि प्रश्न कुंडली में 60% तक रिजल्ट चंद्रमा प्रोवाइड करता है। अगर चंद्रमा बहुत पावरफुल पोजीशन में है या उसको फ्रेंडली सपोर्ट मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि चंद्रमा जो है आपको उस प्रॉब्लम को फाइट करने के लिए एक मेंटल आप कह सकते हो डिस्पोजिशन प्रोवाइड करेगा, या मेंटली आप जो है बहुत स्ट्रांगली उसको डील कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं चंद्रमा कौन से केस में अच्छा रिजल्ट देता है। सबसे पहला तो बात है कि अच्छा रिजल्ट आपको पाने के लिए चंद्रमा जो है योग कारक बनना चाहिए, है ना। या तो चंद्रमा जो है वहां पे अपने फ्रेंडली साइन पे रहना चाहिए और किसी तरीके का एफ्लिक्शन से दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो मिक्स रिजल्ट है, क्योंकि चंद्रमा किसके बीच है? केतु और मंगल के बीच। चंद्रमा के साइन में मंगल डेबिलिटेटेड होके बैठे हुए हैं, लेकिन वही मंगल आपका जो चंद्रमा का हाउस में बैठे हुए हैं वो जो है योग कारक भी हैं, है ना। और इस कुंडली में बाधक कौन होता है? एनीबॉडी हु कैन से? 11th हाउस, शुक्र बाधक। ठीक है, तो 1 2 3 आपने काउंट कर लिया, 11th 9th और 7th, उसके बाद फिर 4 5 6, तो 4 इज द साइन। तो इसीलिए यहाँ पे जो है आपका बाधक कौन हो गए? 11th का लॉर्ड जो है आपके बाधक बन गए। और जब 11th का लॉर्ड बाधक बनेंगे तो आप देखो बाधक 10th में है, अपने से 12th में जा रहा है, तो बाधा में कमी आएगा। जब भी कोई पर्टिकुलर प्लैनेट अपने से 12th में जाता है, जैसे आपका फर्स्ट हाउस है, लगन का स्वामी 12th में चला गया तो आपके हेल्थ इश्यूज होंगे ही होंगे, मेंटल पीस कम होगा, क्योंकि माइंड के सारे जो फैक्टर्स हम हिसाब करते हैं फर्स्ट हाउस है। हेड इज द बॉडी पोर्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट हाउस। तो ऐसे लोग डिसीजन सही से नहीं ले पाते हैं, फर्चीले स्वभाव के होते हैं, बहुत जल्दी अपना डिसीजन चेंज करते हैं और मेंटल पीस भी उनका कम होता है। जबकि पीस का प्राइमरी हाउस 4th हाउस है, 4th का लॉर्ड 3rd में चला जाए तो घर में कई तरीके का प्रॉब्लम्स होगा। फर्स्ट का लॉर्ड 12th में चला जाए तो अल्टीमेटली आप देखो बाधक जो है 12th में चला गया है, तो अब ये भी समझने का बात है कि बाधा जो है वो कम होगा। बाधक अपने से 12th में चला गया है तो बाधा देने का जो एनर्जी है वो कम होगा। तो अल्टीमेटली इनको आप जब गाइड करेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए वरी करने का बात तो है, लेकिन जो 6th का लॉर्ड है वो एक्चुअल में 12th में बैठा हुआ है, तो ये आपका वैदिक के अकॉर्डिंग एक राजयोग है, आपको पता होगा, इजंट इट। 6th का स्वामी 12th में जाके विपरीत बैठे, विपरीत विपरीत राजयोग। राज, है ना। 6th का स्वामी जाके 8th में बैठे, 6th का स्वामी 6th में बैठे, तो एक तो राजयोग कंडीशन ये हो गया। दूसरा है कि आपका जो भी हेल्थ इश्यूज है वो हेल्थ इश्यूज को रिप्रेजेंट करने वाला प्लानेट और उसका डिस्पोजिटर, जैसे मरकरी का बात हम करेंगे, मरकरी यहाँ पे डिस्पोजिटर है और बाधक के साइन में है, तो ये जो वॉरीज है ये एक्चुअल में मेंटल लेवल पे बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि मरकरी इंटेलिजेंस है, बात समझ रहे हैं। लगन का स्वामी चंद्रमा है, तो ये जो है एक्चुअली उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है टू हैंडल, लेकिन माइंड में ऐसा परिस्थिति हो सकता है कि आप उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सोचो, बहुत ज्यादा वरीड हो जाओ। और ये वरी जो है बहुत होने के पीछे कौन से प्लानेट का रोल हो सकता है आपके हिसाब से? केतु। मून। मून और केतु, क्योंकि मून जो है एक्चुअल में एफ्लिक्टेड कंडीशन में है, केतु के साथ है, ठीक है। लेकिन मून को फ्रेंडली हेल्प भी मिल रहा है, एक साइड से उसका जो है दोस्त मंगल है,
और मून के साइन में भी मंगल है, डेबिलिटेटेड मंगल है। तो आप इसको और आगे समझने के लिए क्या करोगे, एक बार देखोगे कि एक्चुअल में वो डेबिलिटेशन किसी तरीके का चेंज हो रहा है क्या। अब देखो मंगल का क्या पोजीशन हो गया, It's in the second house, 12th sign. इट इज इन द सेकेंड हाउस। अब आप देखो मंगल जो है जिस पोजीशन में था वहां से अगर काउंट करोगे तो 9th दूरी पे है ना। मंगल जो है 4th हाउस में, 4th साइन में था, वहां से अगर काउंट करोगे तो कितने दूरी में है, Yes, 9th. 9th दूरी में है। उसी मंगल का जो है चंद्रमा के ऊपर एस्पेक्ट भी है ना। अब चंद्रमा के साथ देखो सूर्य आ गया, राहु आ गया, लेकिन सूर्य और मरकरी के साथ होने से ये जो आपका चंद्रमा का पोजीशन है आप देखोगे तो वहां पे भी चंद्रमा को प्रोटेक्शन मिल रहा है ना। और आपका जो जुपिटर का कंडीशन था, वो जुपिटर जो 12th का लॉर्ड था, तो उसके हाउस से भी आप कंपेयर करोगे तो वो जो है आके 10th हाउस में यहाँ पे बैठा हुआ है। तो जुपिटर बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ है, एक तो स्कॉर्पियो साइन में बैठा हुआ है और ऊपर से 10th हाउस में। लेकिन चंद्रमा का पोजीशन जो है काफी इंप्रूव हुआ है। चंद्रमा एक्सल्टेड कहाँ पे होता है, Second sign, second house. सेकंड साइन में होता है। और चंद्रमा वहां से बिल्कुल पास में है, साथ में जो है सूर्य है और उसके आगे चंद्रमा के हाउस में मरकरी है। तो मरकरी एक अच्छा प्लैनेट है उस हिसाब से। और एक्सचेंज हो रहा है नेचुरल, ना, हाँ जी, एक्सचेंज हो रहा है मर्क्यूरी मून। मरकरी और मून का एक्सचेंज भी हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब आप देखो कि डीपर लेवल पे थिंग्स आर हैपनिंग टू बी वेरी गुड। आप जो है यहाँ पे एडवाइस कर सकते हैं कि वरी होने का बहुत ज्यादा कोई जरूरत है नहीं, और बहुत जल्दी जो है हेल्थ में इम्प्रूवमेंट भी होगा। और आप इन चीजों को अगर उनका बर्थ टाइम वगैरह है देख के ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, लेकिन Pravaji, आपको, question हाँ था. जी, हम्म, The in the original Lagna Kundli, it is Kal Sarp. Would that impact the Prashna? ये जो कुंडली आप देख रहे हैं Yeah. उसमें आप देखिए काल सर्प योग बन रहा है। अब जैसे राहु है ना, जी. राहु और आपका केतु के बीच ही सारे प्लैनेट्स आ रहे हैं, बात समझ रहे हैं। जी. तो राहु का मूवमेंट आप देखिए, राहु कहाँ पे जाएगा, In the 10th sign. इट विल गो इनटू द 10th साइन। और केतु कहाँ But पे it is जाएगा, far. It'll go into the 4th sign. इट विल गो इनटू द 4th साइन। तो इसका मतलब अब देखो ये इस तरीके का काल सर्प योग है जहां पे एक्चुअल में काल सर्प में कुंडली बनाने के टाइम में जातक है, लेकिन वो धीरे धीरे सर्प जो है बाहर जा रहा है। जी. भाई राहु उल्टा चलेगा ना, 11 से 10th में, 10th से 9th में, 9th से 8th में, जी. ये रिलीफ है। बात समझ रहे हैं, जहां पे एक्चुअल में सारे प्लैनेट्स को राहु जिसको काल कहा जाता है वो ग्रास कर रहा है। जैसे मानो केतु की जगह पे राहु होता वो डिफिकल्ट है। आर यू गेटिंग इट। Understood. राहु जो है सारे प्लैनेट्स तो एक्चुअल में निगल के बाहर निकल रहा है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो आगे नहीं होगा। थिंग्स आर Okay. गेटिंग इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ राहु एंड केतु। Okay. Thank you. एक और पॉइंट आपको याद रखना है, कभी भी आप देखिएगा 3 तरीके के हमारे राशि का जो है नेचर होता है। एक होता है आपका मूवेबल साइन, चर राशि, है ना। जी. दूसरा होता है आपका स्थिर राशि, और तीसरा होता है उभयचर यानी डुअल साइन। तो आप उसको कैसे याद रखते हैं, 1, जो 4, 7, आपका 10. 1 2 3 के हिसाब से स्टेप बनाते हैं हम। Yes, sir. बाधक बनाने के लिए जैसे करते हो आप ऐसे ही 1 2 3। तो आप देखो पहले में 1 आया तो कौन सा राशि है, चर राशि। Yeah. 2 स्थिर राशि है, और 3 जो है वो डुअल साइन You are. है ना। 3 जो है डुअल साइन है। तो उस हिसाब से आप देखोगे जितने भी साइन आपका जुपिटर और जो है मरकरी का है ना, वो dual वो होंगे. सारे जो है डुअल साइंस हैं, जुपिटर और मरकरी का साइन। तो जब भी आपका प्रश्न कुंडली में चंद्रमा का पोजीशन चर राशि में है ना, चर राशि में है,
जी। तो आप ये समझिएगा कि जो भी प्रश्न पूछा गया है वो रिजल्ट पाने में ज्यादा देरी नहीं होगा। अब रिजल्ट अच्छा होगा बुरा होगा अलग बात है, बट थिंग्स विल नॉट बी एज सच कि आपको जो है रिजल्ट के लिए अभी चिंता करना पड़ रहा है। आपको समझना पड़ रहा है कि हाँ जी ये रिजल्ट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। यानी जब डिसीजन नहीं हो पाता है तो वो स्थिर राशि होता है ना। लेकिन जब चर राशि होता है तो बहुत जल्दी वो डिसीजंस हो सकता है। फेवर में होगा या नहीं होगा वो कुंडली स्टडी करके आप बताओ। और जब आपका उभयचर राशि होगा तो इसमें आपका आंसर जो है एक डुअल आंसर होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देखो, पहले तो जो लगन का स्वामी है वो कौन से राशि में है? स्थिर। स्थिर राशि में है ना। तो क्योर होने में कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा। आर यू गेटिंग इट? चर राशि होगा तो जल्दी आपको क्योर मिलेगा, स्थिर राशि होगा तो डिले हो सकता है। लेकिन जब आपका वो डुअल साइन होगा तो आपका आंसर पिन पॉइंटेड नहीं होगा। ये पहला लेवल का प्रेडिक्शन है। पहले तो आपको देखना है कि प्राइमरी हाउस से रिलेटेड प्लैनेट्स का क्या स्थिति है। तो आपने देखा सिक्स्थ का लॉर्ड विपरीत राजयोग बना रहा है। तो विपरीत राजयोग का मैंने एक कंडीशंस आपको बताया था। उससे क्या होता है, आप जो है पहले तो अच्छे स्थिति से बुरे स्थिति में जाते हैं और उसके बाद फिर बुरे स्थिति से अच्छे स्थिति में आते हैं, है ना। तो जिसको भी डायबिटिक्स हुआ है, डायबिटिक्स का प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली इनिशियल स्टेज में ऐसे लगता है जिस तरीके का एडवर्टाइजमेंट, जिस तरीके का पब्लिसिटी डायबिटिक्स को लेके है, दुनिया भर में डायबिटिक्स का सबसे ज्यादा दवाई बिकता है। एक हिसाब से फियर मॉन्गरिंग किया जाता है। तो इंसान शुरू में बहुत परेशान होता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हेल्थ का डिजीज है, हेल्थ लाइफस्टाइल का डिजीज है। इस कुंडली में भी आप देखो, अगर हेल्थ को रिवाइव करना है तो जो हाउस है वो एक्चुअल में थर्ड हाउस है। आर यू गेटिंग इट? थर्ड हाउस क्यों? हुन्छ तर ती छोप्दैन, ती छोयो भने हुन्छ भोलि एनीबडी हु कैन से नो टॉकिंग प्लीज। झिक्रा झिक्री छ होइन, त्यो नाङ्लोलाई त्यो झिक्रा झिक्री माथि राखेर नाङ्लोलाई चाहिँ तिरपालले छोप्दैन त्यतिर तल। थर्ड हाउस वाइटलिटी का है। आर यू गेटिंग इट? थर्ड हाउस जो है वाइटलिटी का है, और थर्ड हाउस जो है आपको किसी इनिशिएटिव के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कोई नया चीज आपको शुरू करना है तो थर्ड हाउस विल हेल्प यू, है ना। तो यहाँ पे आप देखो थर्ड का स्वामी कौन है? मर्क्यूरी। और मरकरी कहाँ पे है? 11th हाउस। 11th हाउस में सूर्य के साथ है, बुधादित्य योग बना रहा है। और डिग्री वाइज भी आप देखोगे सूर्य से क्लोज है मरकरी, तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कम्बस्ट है ना। और मरकरी जो है एक्चुअल में मेंटल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो इंटेलिजेंस का कारक है। चंद्रमा की तरह मरकरी का इफेक्ट बहुत होता है अपने माइंड को स्टेबलाइज करने में। तो जब इस तरीके का स्थिति होता है, थर्ड हाउस का स्वामी कंबस्ट हो जाए, तो आपको अपना बुद्धि और आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखना है, तब चीजें बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव क्या है कि चंद्रमा मंगल के पास है, चंद्रमा अपने साइन से सेकंड में है। जो सिक्स्थ का लॉर्ड है वो जुपिटर है, और जुपिटर जो है विपरीत राजयोग बना रहा है। जो जुपिटर का स्वामी है वो भी थर्ड हाउस का लॉर्ड बन के 11th में है। यानी आप जो है मेंटली इस चीज को टैकल कर सकते हो। जब नवमांस कुंडली में आप जा रहे हो तो वहां पे भी आप देख रहे हो कि चंद्रमा भी एक्सल्टेशन के पास आ रहा है, ऊपर से चंद्रमा और मरकरी के बीच एक्सचेंज बन रहा है। तो भाग्य भी आपका साथ देगा, क्योंकि जो लॉर्ड के बारे में हम बता रहे थे थर्ड लॉर्ड, वो यहाँ पे हेल्प कर रहा है। जुपिटर का स्थिति थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन में है और 10th हाउस में है। तो 10th में जुपिटर जो है नीच का होता है ना। तो थोड़ा बहुत जो है मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह हो सकता है, क्योंकि जुपिटर 12th हाउस में जाके बैठा हुआ था उस टाइम में। लेकिन इस चार्ट में भी आप देखो जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ व्हिच हाउसेस? लॉर्ड ऑफ द 11th हाउस, 11th एंड लॉर्ड ऑफ द सेकंड। 2nd हाउस। ठीक है, एक मारक हाउस का स्वामी है, दूसरा लेकिन आपका
जो है लाइफ में किसी तरीके का चीजें हासिल करने का, तो यहाँ पे भी अब देखो केतु बैठा हुआ है, तो इसका मतलब थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव करना होगा और जो रिमेडीज करना होगा, बट शी विल डेफिनेटली गेट क्यूर, क्योंकि मून का स्थिति नवमांस में भी अच्छा हो रहा है, मकर में है। ये कब कंफर्म करोगे आप? जब इंसान के पास उनका खुद का चार्ट हो, तो आप उससे इन चीजों को कंफर्म कर सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको जो है इस चीज को समझाने के लिए वो चार्ट पे भी जो है आपको तो यहाँ पे जो है चार्ट में मैंने आज चेक किया था, इनका जो है सूर्य और बुध का दशा चल रहा है ना, सूर्य और बुध का दशा चल रहा है, और वहां पे भी उसको मैं शेयर कर दूंगा, आप एक बार जाके चेक करना। तो जब इस तरीके का परिस्थिति हो जहां पे मेंटल डिस्पोजिशन को इन्फ्लुएंस करने वाले प्लैनेट की रोल में हैं, तो आप उनको यूज करके उनको किसी तरीके का रिमेडीज प्रोवाइड कर सकते हो जिसमें उनका मेंटल स्ट्रेंथ सही हो, और तब जाके आपको एक जो है प्रश्न का आंसर एक तरीके से मिल सकता है। ये है आपका वैदिक कंडीशंस। किसी को कुछ पूछना है तो इस पे आप पूछ सकते हैं। गुरुजी प्रणाम। जी नमस्कार। गुरुजी ये इधर ये D1 चार्ट से भी आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। फिर D9 से भी दिखाया, ये तो फिजियोलॉजी जैसा नहीं हो गया है गुरुजी? क्या हुआ सर, दोबारा बोलिए। जी गुरुजी, D1 से देखते हैं चंद्रमा मून सेकंड हाउस में है, ऐसा अब से सिक्स में या इधर उधर हो गया। फिर D9 में देखें तो चेक करें तो वो नक्शा चेंज हो गया। अनि ये तो नतीजा में पुगने आंसर के पास में जाने के जैसा नहीं हो गया गुरुजी, मुझे ऐसा लगा। मैं गलत हूँ शायद। नहीं नहीं कोई नहीं, आप बताइए क्या बताना चाहते हैं, ये तो सही है। आप बताइए अपना इनपुट क्या है। प्रश्न कुंडली जो है वो भी एक कुंडली है, जैसे आप D1 एनालिसिस करते हैं ऐसे ही जी उसको भी एनालिसिस करिएगा, ठीक है। जी पहले तो आपको जी ये समझना है जी, प्रश्न वैदिक कुंडली तो एस्ट्रोलॉजी के। प्रश्न हाँ वैदिक। प्रश्न कुंडली तो हो गया। प्रश्न कुंडली में मून सेकंड हाउस में चला गया था, मून को कैच करना है। मून सेकंड हाउस में है, सिंह राशि में है, लियो साइन में है। ये तो हो गया, आपने ब्रीफिंग किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर उसमें नवांश में चला गया तो फिर वही सिचुएशन पलट गया ना गुरुजी। अनि किसी को अगर वो देना है थोड़ा काउंसलिंग में आने के लिए, तो किसी ने आया तो फिर D1 चार्ट के देखकर बोलेंगे या D9 चार्ट में देखकर बोलेंगे, ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया। या तो मेरे तो ऊपर उसके से उसके बारे में उसके बारे में मैं जो है अभी जैसे क्लास खत्म होगा ना, एक जो जी है मैं मैसेज कर दूंगा, उसको पढ़ने के बाद आप फिर रिवर्ट करिएगा, ठीक है। क्योंकि कभी भी, जी हाँ कभी भी कोई कुंडली हम जब स्टडी करते हैं तो पहला होता है कुंडली बनाना, और इसमें आगे हमें और भी मेथड्स जानना है। तो आपका सवाल भी बहुत अच्छा है, लेकिन पहला बात है कि जब आपको कोई प्राइमरी क्वेश्चन आपको मिल गया, तो आपको स्थिति देखना है उस क्वेश्चन से रिलेटेड हाउसेस का। और यहाँ पे जो हमने देखा है उसमें चंद्रमा का स्थिति हो या मंगल का स्थिति हो या छठे का लॉर्ड जो है आपका जुपिटर का स्थिति हो, ये दोनों मिक्स रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहला तो आंसर यही होगा कि हेल्थ इश्यू डेफिनेटली है, और इसको इम्प्रूव करने में भी टाइम लगेगा। लेकिन कई सारे ऐसे कंडीशंस बन रहे हैं जिससे मेंटल लेवल पे आप अपने आप को उस जो है डिजीज से बचने के लिए तैयार कर सकते हैं, और बड़े जल्दी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये कोई फुल एंड फाइनल स्टडी है नहीं, क्योंकि मुझे आज जो है पहले मेथड बताना है, और उस मेथड को बताने के बाद हम उसको एप्लीकेशन भी करेंगे। मैं एक बार दिखाने के लिए बता दिया हूँ, लेकिन अभी मैं आपको एक दूसरा मेथड भी बता रहा हूँ। जैसे मानिए आपको जो है टाइमिंग वगैरह से नहीं निकालना है, आपको क्या करना है, सिर्फ एक नंबर पूछ के जो है किसी का कुंडली बनाना है। वो प्रश्न पूछ लिए और आपने क्या किया, नंबर बना के उस नंबर से आपको जो है उनका प्रश्न कुंडली बनाना है। तो ये भी एक मेथड है। उसमें भी कई सारे मेथड्स हैं। जैसे मानिए कहीं पे एस्ट्रोलॉजर कहेगा 108
नंबर में से कोई एक नंबर बताइए। तो पहला कंडीशन क्या है, आप लोगों को रेंडमली जो है वो नंबर बताना है। यू हैव टू टेल द नंबर रेंडमली। रेंडमली बताने के बाद अगर मानिए कोई दिमाग में पहले से ही फिक्स कर रखा है कि मुझे कोई सवाल पूछेंगे, नंबर पूछेंगे, तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, मैं 13 नंबर बता दूंगा या 20 नंबर बता दूंगा। तो उसके लिए एस्ट्रोलॉजर नए नए मेथड्स यूज करते हैं। उन्होंने क्या करना है, एक कोई किताब ले लिए, उसमें आपका 108 तक पेजेस हैं, उसमें से वो कहेंगे कोई एक पेज चूज कर लीजिए। कोई एस्ट्रोलॉजर कहेगा आप मेरे पास कुछ जो है नोट्स लेके आइए, है ना। जैसे मानो कोई बीटल लीफ लेके आइए कहेगा, तो आप उसके पास गए, 5 लीफ लेके गए, तो कुछ नंबर से गुना करके उसको डिवाइड करके भी वो आंसर्स निकालेंगे। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, और उस मेथड्स को यूज करने के लिए सबसे पहला रीजन, और जो मैं बार बार उसको दोहरा रहा हूं, वो है कि आपको प्रश्न जो है पूछने के लिए कोई आप टेस्टिंग के लिए नहीं कर रहे हो, रियल सेंस में आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। तो आपको ये प्रश्न कुंडली काफी काम में आएगा। अब 108 कहने के पीछे कारण यही है कि हर हाउस के साथ हम लोग कितने प्लैनेट्स को जोड़ सकते हैं? 9 सर। 9 प्लैनेट। तो 12 हाउसेस में कितना प्लैनेट हो जाएगा? 108। 108 प्लैनेट। इसका मतलब है कि आप जो है, जो भी आपका कुंडली बनाएंगे, कुंडली तो आप टाइम के हिसाब से ही बनाओगे जब आप प्रश्न पूछ रहे हो। बात समझ रहे हैं? और मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने देखा है, एस्ट्रोलॉजर जहां पे बैठा हुआ है वहां पे वो टाइम यूज करते हैं, और जिस टाइम में मेल या आपका कोई फोन पे कॉल आया है और सवाल पूछा जा रहा है, उसी को टाइमिंग के हिसाब से यूज करते हैं। जबकि जब आप किसी पर्टिकुलर दूसरे नेशन में हैं, तो आपको अपना टाइम नोट करना है, जिस टाइम में प्रश्न आपके दिमाग में आया हुआ है, और आप उस पे भी यूज करके कॉस्मस का जो सिचुएशन है वहां से एनालिसिस कर सकते हैं। और ये एक दूसरा मेथड है, उसमें एग्जैक्टली प्रश्न जहां पे शुरू हुआ है, चाहे वो पृथ्वी का कोई भी कोना हो, टाइमिंग वहीं का लिया जाएगा, प्लेस वहीं का लिया जाएगा, और उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको चार्ट बनाना है। तो आप 2 तरीके से चार्ट बना सकते हो। जो खुद टेस्टिंग करना चाहता है वो अपने प्लेस के हिसाब से चार्ट बना सकता है। जब आप एस्ट्रोलॉजर को सवाल पूछते हैं तो एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा, ईमेल या आपका व्हाट्सएप मैसेज या आपका फोन रिसीव करने का टाइम, अपना खुद का प्लेस और जिस जगह पे वो हैं उसको यूज करके जो है प्रश्न चार्ट कास्ट करेंगे। तो मानो आपने प्रश्न चार्ट कास्ट कर दिया और ये प्रश्न चार्ट है, लेकिन उस प्रश्न का लग्न कौन सा होगा, ये तो जातक का लग्न है, आप टाइम में बना दिए। तो दूसरे तरीके में लेकिन आपको ये देखना होगा कि जो नंबर है उस नंबर के अकॉर्डिंग पहले तो प्लैनेट कौन सा है। तो मैं आपको इसको भी बताना चाहता हूं, आप एक बार नोट करिए। मैंने क्या किया, आज का डेट है और मैं उसी डेट पे एक जो है प्रश्न कास्ट करूंगा, ठीक है। तो आप देखो, ये जो आपका डेट है उसी के अकॉर्डिंग 2 जून, एग्जाम्पल चार्ट में दिखा रहा हूं, आप अपना सीरियस क्वेश्चन को ही पूछोगे वहां पे, ये करोगे। मानिए ये पर्टिकुलर टाइम में हम लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं, और टाइम जो है आपका हुआ है 9:51। 9:51, ये मैंने टाइम सेट कर दिया। अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ नोएडा से, तो मैं नोएडा का जगह प्लेस कर दिया और मैं ये प्रश्न कुंडली बनाया। लेकिन अभी एस्ट्रोलॉजर प्रश्न कुंडली बनाने के बाद 1-2 ऐसे स्टडी नहीं करेंगे। अब वो दिखेंगे कि जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न के साथ कौन से हाउस का रिलेशनशिप हो सकता है। आपको नहीं पूछ रहे हैं कि भाई आप कौन सा सवाल पूछना चाहते हो, वो एस्ट्रोलॉजर आपको बताना चाहता है कि आप इस बारे में सवाल पूछ सकते हैं। तो कोई बताएगा आज का तिथि कौन सा है? एनीबॉडी हु कैन से? सप्तमी सर।
आज का तिथि जो है सप्तमी है, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजर क्या कहेगा, 7 नंबर हाउस से रिलेटेड सवाल है, सप्तमी तिथि है। तो आप देखो 7 नंबर हाउस का स्वामी कौन है, मरकुरी। मर्क्यूरी। तो आपका लगन कौन सा बन जाएगा, 3 नंबर जेमिनी। जेमिनाई। जो 6 लिखा हुआ है, जहां पे आपका डिस्पोजिटर Right. बैठा हुआ है, वो बन जाएगा लगन। आर यू गेटिंग इट? नहीं सर, वो हुआ ना। So second house will be the Lagan, yeah, third house will be the सेकेंड Lagan. साइन, Second sign will be the Lagan. बात समझ रहे हैं क्यों? Okay, understood. क्योंकि आज का Because तिथि Mercury, सप्तमी है, सवाल भी जो है वो 7 नंबर के हिसाब से पूछेगा। अब किसी को ये पता है कि हाँ जी सप्तमी तिथि है, तो आपने 7 नंबर कहा। चतुर्दशी होगा तो क्या होगा, कौन सा तिथि होगा, क्योंकि घर तो 12 है। तो अब so देखिए 12 के बाद third फिर से house. रिपीट होगा 1 और 2, है ना। 12 के बाद त्रयोदशी जो है वो फर्स्ट, और चतुर्दशी जो है वो सेकेंड हाउस को रिप्रेजेंट करेगा। पूर्णिमा या अमावस्या का सवाल है तो थर्ड हाउस से रिलेटेड सवाल होगा। लेकिन अब हाउस कैसे पता करोगे, क्योंकि मैंने जो है आपको सिर्फ ये बताया कि जिस तिथि में सवाल पूछा जा रहा है, उस तिथि का जो स्वामी है वो हाउस के साथ हम रिलेट करके पहले निकालेंगे। जैसे सप्तमी तिथि है, तो सप्तमी 7 नंबर हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने चार्ट बना लिया। अब उसका हाउस का जो लॉर्ड है वो जो है बैठा हुआ है 6 नंबर में, लेकिन मैं उसको लग्न कराऊंगा। तो लग्न जो है हमारा वीनस का टॉरस वाला साइन का लग्न बन जाएगा, है ना। तो आप लग्न बनाए, उसके बाद जो है उनका सवाल का आंसर आप करोगे। पहले तो सप्तमी से आपने पता कर लिया कि वो 7th हाउस से रिलेटेड सवाल पूछेंगे, है ना। तो उनका चार्ट हमने बनाया है। लेकिन आप देखो 7th हाउस अभी एक्चुअल में कौन सा हाउस बन गया है लगन के हिसाब से, Second house. इट हैज बिकम द Scorpio. सेकेंड हाउस, है ना। सेकेंड हाउस बन गया है। अब यहाँ पे आप पहले देखो कि वो जो सेकेंड हाउस का साइन है वो किस तरीके का साइन है, Dual. डुअल साइन है। डुअल साइन में जो भी प्रश्न वो पूछना चाहते हैं उसका कोई फिक्स आंसर नहीं होगा। बात समझ रहे हैं, यानी आप उसको कह सकते हैं कि भाई ये जो सवाल आप पूछ रहे हो इसका फिलहाल में कोई आंसर नहीं दिया जा सकता है, और उसके बाद पॉजिटिव आंसर या नेगेटिव आंसर है आप उस पर्टिकुलर साइन को स्टडी करके बताओगे। तो आप देखो जो सेकेंड हाउस का यहाँ पे आंसर आ रहा है उसका स्वामी कहाँ पे है, It is in 12th to itself. 12th में। अपने से 12th में है ना, अपने से 12th में है। उस हाउस का डिस्पोजिटर कहाँ पे है, उससे भी 12th पे Fourth, बन। and it is वो debilitated. अपने से 12th में है। कौन से हाउस का स्वामी आके वहां पे बैठा हुआ है, लगन आपने एक बार बना दिया, मैंने बता दिया लगन को चेंज नहीं करना। ये तो आपका प्रश्न कुंडली दिख रहा है, लेकिन आप उसको स्टडी करने के लिए दूसरा मेथड है, बार बार जाके आप देखोगे वहां पे तिथि के हिसाब से आप जो है अपना लग्न डिसाइड करोगे, और लग्नेश का पोजीशन ही आपका लग्न का हाउस होगा। तो आप देखो 4th हाउस का स्वामी बैठा हुआ है आके, या नहीं। जी. अगर लगन आपका सेकंड साइन बन गया तो जो सूर्य आगे बैठा हुआ है वो कौन से हाउस का स्वामी है, Fourth house. 4th हाउस का स्वामी है। तो सूर्य का स्थिति क्या है, सूर्य के घर पे कौन बैठा हुआ है, Moon and Ketu. मून एंड केतु। तो आपको जो भी सवाल वो पूछे हैं, पहले तो प्राइमरी क्वेश्चन ये है कि वो आपको जो है ना सप्तमी का मतलब है 7th हाउस से रिलेटेड सवाल पूछेंगे। तो आप यहाँ से 7th हाउस देखिएगा, वो तो आपने निकाल दिया पोजीशन, लेकिन इस कुंडली में 7th हाउस कौन सा होगा, Sagittarius. स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, होगा. है ना। क्योंकि मैंने आपको लगन बनाना बता दिया, उसके अकॉर्डिंग जो 7th हाउस है स्कॉर्पियो में आएगा, है ना। और अगर मैं प्रश्न कुंडली जो बनाया हूं वहां से मैं देखूंगा तो कौन से हाउस है, 12th हाउस है। यस। जो लगन लिखा हुआ है वहां से 12th हाउस है। लेकिन जब हम सप्तमी तिथि को बेस बना के उसका जो लॉर्ड है वहां से बनाए, तो आप देखो ये ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जो आपका मैरिज से रिलेटेड भी हो, और साथ में जो है खर्च को लेके किसी तरीके का
जो प्रॉब्लम है जो वो पूछना चाहते हैं। एक तो आपके स्पाउस के साथ किसी तरीके का रिलेशन जो खराब हुआ है और उसको लेके कोई खर्च है उसके बारे में, फैमिली का कंसर्न रहेगा। और 8 नंबर साइन है, स्कॉर्पियो साइन है, तो आप उसके बाद आप आंसर करोगे। ये पहला मेथड है, आंसर बाद में देखेंगे कि कैसे अलग अलग तरीके से हम जो है एक प्रश्न कुंडली को बना के उसके बाद सवालों का जवाब करेंगे। एक दूसरा मेथड जहां पे ये 108 वाला नंबर है, आप में से कोई मुझे बताइए एक नंबर, टेल मी वन नंबर और मैं उसके अकॉर्डिंग 77 बताऊंगा। 77 77। तो आप देखो 77 को अगर आप डिवाइड करोगे तो हाउस कौन सा होगा? एनीबॉडी हु कैन से? 1 से 9 तक पहला हाउस, क्योंकि 9 प्लैनेट हैं, हर हाउस में 9 प्लैनेट जाएंगे। 9 से 18 तक दूसरा हाउस, 18 से 27 तक तीसरा हाउस, 27 से 36 चौथा हाउस, अप टू 45 5 नंबर हाउस, अप टू 54 6 नंबर हाउस, 63 7 नंबर हाउस, अप टू 72 8 नंबर हाउस। तो आपने कौन सा हाउस बताया था? 79। 77 तो 9th हाउस 77। तो आप देखो उसी के अकॉर्डिंग वो हो गया 9th हाउस, है ना। तो अब आपका जो है लगन कौन सा बन जाएगा? लियो वाला 9th हाउस आपका लगन बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो अभी मानिए मैं कहूंगा कि वो फाइनेंस से रिलेटेड कोई सवाल पूछ रहा है कि मैं ये प्रॉपर्टी इन्वेस्ट किया हूं, उसमें मुझे बेनिफिट होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा, सवाल ये है उसका। तो आप देखो 9th हाउस ये आपका लगन बन गया। प्रॉपर्टी कहाँ से देखते हैं? 4th हाउस। 4th फ्रॉम द लगन 4th फ्रॉम द लगन, जो लगन हो ना वहां से 4th फ्रॉम द लगन। तो आप देखो 4th फ्रॉम द लगन होगा तो हाउस कौन सा हो गया? 12 स्कॉर्पियो साइन। 8th साइन 8 साइन हो गया। अब देखो 8 साइन का लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है? 12th फ्रॉम द लगन और कैसे होके बैठा हुआ है? कमजोर। जी यस, तो आप डेबिलिटेड। देखो 4th हाउस भी खराब हो रहा है, और जो फर्स्ट हाउस जहां से सवाल पूछ रहे हो वो भी मून केतु का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब क्या हुआ? ये इंसान जो भी लैंड में इन्वेस्ट किया है बहुत ज्यादा सोच समझ के नहीं किया है, अफड़ा तफड़ी में इसने जो है ऐसे ही चलो एक इन्वेस्ट कर देते हैं किसी के कहने पे किया है, क्योंकि केतु साथ में है ना। लगन का स्वामी का रिजल्ट देखो, लगन का स्वामी जो है वहां से आपका 10th हाउस में है, लेकिन वो भी जो है एक्सल्टेशन से नेक्स्ट साइन में है, और उसका पोजीशन अगर देखोगे तो इट इज इन बिटवीन मरकरी एंड जुपिटर। नहीं, मरकरी बाद में है, वीनस पहले है ना, वीनस सन मरकरी। बात समझ रहे हैं? जी तो आप देखो वहां पे भी कॉम्बिनेशन यही है कि सूर्य का स्थिति लगन के हिसाब से जो लगन बना है वहां से तो अच्छा है, लेकिन जो प्राइमरी हाउस का लॉर्ड है, प्राइमरी हाउस माने जो आपका प्रश्न है उससे संबंधित प्राइमरी हाउस लैंड, तो वो आपके जो लगन बना है वहां से 4th हाउस है, और वो जो लॉर्ड है वो कमजोर होके बैठा हुआ है, और उसका पोजीशन क्या है? अपने से 9th में बैठा हुआ है ना। यानी जो आपका हाउस है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसका जो स्वामी है वो उस पर्टिकुलर हाउस से 9th में बैठा हुआ है, लेकिन कमजोर स्थिति में बैठा हुआ है। तो हम पहले तो 8th हाउस का देखेंगे। 8th हाउस कौन सा साइन है? जो आपका 8th साइन लिखा हुआ है स्कॉर्पियो वाला, 12th साइन ठीक है। और 12th साइन नहीं, उसका नेचर बताइए। चर राशि है, द्विचर राशि है, क्या है? ड्यूअल डुअल साइन है ना। जी उसके बाद फिक्स साइन है, 8th साइन। फिक्स साइन है, ठीक है। पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 जो है आपका वो आपका चर राशि है, लेकिन जो 8 है वो स्थिर राशि है ना, फिक्स साइन है। 4 वाला कौन सा साइन है? जहां पे आके वो बैठा हुआ है चर। वो चर राशि है ना। तो आप देखो कई फैक्टर्स है यहाँ पे, एक स्थिर राशि का फैक्टर है,
और स्थिर राशि के लिए मैंने क्या कहा था, जब इस तरीके का आंसर स्थिर राशि से रिलेटेड होगा तो रिजल्ट आने में Time देरी delay. होगा, Time. इट विल बी ए डिलेड रिजल्ट, है ना। और अगर वो चर राशि में होगा तो क्या होगा, तो Yes, क्विक yes. क्विक Quick रिजल्ट को result. रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हर प्रश्न कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को आपको जैसे भी हो देखना है। तो चंद्रमा कौन सा लॉर्ड है, अपने से 12 12th Lord. 12th का लॉर्ड है। क्योंकि मैंने आपको एक बार जो है लगन बनाना बता दिया, तो उसी के अकॉर्डिंग आप देखो चंद्रमा 12th लॉर्ड है ना। और 12th लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है। तो आप देखो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आंसर आप करना चाहते हो वो उतना पॉजिटिव आंसर नहीं होगा। कोई बताएगा कारण क्या है। हाँ जी, हमने कुंडली बना दिया, उसके बाद हमने नंबर पूछ के जो है प्रश्न कुंडली का आंसर करना शुरू किया। तो नंबर का कैलकुलेशन जैसे हमने किया तो हमने देखा वो नंबर 9th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो अभी अपना लग्न बन गया। उसमें एक तो चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन है लगन में, और दूसरा जो है प्रॉपर्टी जहां से हम देखते हैं, है ना, वो प्रॉपर्टी that is seen from the Scorpio sign here, and that is actually the sign whose lord is Mars, which is sitting in a debilitated position. तो डेबिलिटेटेड पोजीशन है, चंद्रमा के साइन में है और लगन कुंडली से 12th में है। तो 12th हाउस यहाँ पे जो सिग्निफाई कर रहा है वो कोई प्रॉपर्टी से अच्छे गेन को सिग्निफाई नहीं कर रहा है। Also, अब मैं the उसमें represents Kharch, so the Kharch gets increased वो by तो हो because गया ना। it's आप देखो सवाल उसने पूछा है कि जो मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हूं उससे मुझे गेन मिलेगा क्या। अब खर्च के बारे में बात नहीं करें, खर्च तो हो चुका है। इसका मतलब है कि मैं उसको आगे सेल करूंगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मैं अभी सेल करूं या मैंने ये डिसीजन सही लिया है गलत लिया है। तो आपका आंसर अभी तक मिल चुका है, लेकिन मैं क्या कहूंगा उसमें भी नवमांश को एक बार चेक करूंगा। अब नवमांश में आप देखिए नवमांश में क्या चेंज हो रहा है। नवमांश में भी आपने जो लगन बनाए थे उसी साइन को रेफरेंस लेना है। बात समझ रहे हैं। so 5th sign becomes the Lagan. 5th साइन को आपको रेफरेंस लेना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो वहां पे आप देखो प्रॉपर्टी का कंडीशन, Saturn जो प्लैनेट्स आपको पहले रिजल्ट दे रहे थे उन्हीं का स्थिति यहां से भी चेक करना है, इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप पहले तो देखो वो जो प्लैनेट था वो कौन था, मार्स। Mars. अब मार्स का स्थिति देख के बताओ चार्ट में लगन से कहां पे गया मार्स, 8th. 8th में, 8th हाउस Yes. में गया। Yes, sir. उसके बाद आप देखिए जो मार्स बैठा हुआ था जिस हाउस में 4th हाउस में, वहां का परिस्थिति क्या है, वो भी वो भी 12th हाउस 8th में आया, उसमें मून और मरकरी आ गए, है ना। Yes, sir. मून और मरकरी आ गए। हाँ अब ये जी. जो मून और मरकरी का पोजीशन है, तो मून का पोजीशन को हम देखें, मून एक्चुअल में जो लगन में था वो अभी 12th में आ गया अपने से, है ना। जी, लगन sir. में आपका पोजीशन में मैंने बताया था केतु और जी, मून sir. थे साथ में, वो हाँ भी जी, हाँ 12th जी. में आ गया। और जी. मरकरी यहाँ पे कौन सा लॉर्ड है, मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ द 11th एंड मरकरी इज द सेकेंड लॉर्ड, है ना। इस चार्ट में आप देखो मरकरी जो है 11th का लॉर्ड है और और सेकंड second. का लॉर्ड है। रेफरेंस को हमेशा याद रखना है ना। रेफरेंस याद नहीं रखोगे तो आपको सवाल का आंसर करने में दिक्कत होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी सेम स्क्रिप्ट जो है रिपीट हो रहा है। केतु कहाँ पे चला गया, वहां से 5th हाउस में, है ना। और जुपिटर के साइन में चला गया है, केतु का पोजीशन इंप्रूव हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़े दिन के बाद अगर आप इसको सेल करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसका कारण भी क्या है, देखो जुपिटर इस कुंडली में 4th हाउस में बैठा हुआ है
और वो एक्सचेंज किसके साथ कर रहा है? 8 साइन, हाँ मार्स के साथ। जी सर। मार्स के साथ एक्सचेंज कर रहा है, तो बाद में चीजें जो है इंप्रूव हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो है आपको लॉस ही उठाना पड़ेगा। और जो भी आपने किए हैं वो आपने बहुत ज्यादा सोच समझ के कैलकुलेशन के साथ किए नहीं हो। उसके स्वामी का पोजीशन इंप्रूव हो रहा है डेफिनेटली, लेकिन अगर हम लगन से देखेंगे तो 12th में मून के जाने से आपको जो है जिस रेट में एक्चुअल में प्रॉपर्टी खरीदना था उससे ज्यादा रेट में आपने खरीदे हो। तो ये आंसर्स करने का तरीका है। तो कितने मेथड हो गए टोटल? 3. 3 मेथड हो गए। और आप जो है तीनों मेथड में सेम प्रश्न को यूज करके आप आंसर्स निकाल सकते हो। उसके बाद जो मैंने अष्टक वर्ग बताया था, आप इस कुंडली में अष्टक वर्ग को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि कुंडली बना हुआ है तो डेफिनेटली वहां पे आपको पॉइंट्स भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे इस कुंडली में हमने अभी निकाला था, और अगर हम यहाँ पे पॉइंट्स ढूंढेंगे कि प्रॉपर्टी को लेके प्रश्न है और आपका जो 5 नंबर साइन है वो लगन बना हुआ है, तो आप देखो 8 नंबर साइन के लिए मुझे जो है एक्चुअल में अष्टक वर्ग का रिजल्ट निकालना है ना। तो कई चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम अष्टक वर्ग को ही यूज करेंगे। तो ये रहा अष्टक वर्ग। ये जो आर एन लिखा हुआ ये क्या है? राशि नंबर राशि नंबर। तो कौन सा प्राइमरी राशि को हम देखेंगे? 8. हाँ जी बताइए। 5 था। प्रॉपर्टी के लिए बात है, कौन सा राशि को देखोगे? 4 5 नंबर तो लगन हो गया। 8 नंबर राशि है ना। जी सर। स्कॉर्पियो को देखना है। आप देखो स्कॉर्पियो को रूल करने वाला प्लैनेट मंगल कितना पॉइंट दे रहा है? 3 3 पॉइंट दे रहा है। जुपिटर स्कॉर्पियो में आया हुआ है नवमास चार्ट में, कितना पॉइंट मिल रहा है? 1 1 पॉइंट मिल रहा है। और आपका जो है एक्सचेंज भी बन रहा है, तो मंगल और जुपिटर जो है बहुत ही कम पॉइंट दे रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? Understood. बहुत ही आसान तरीका है, आपको यूज करना है, क्योंकि आपने लग्न कुंडली का विश्लेषण करने के लिए जो भी आइडिया आपके पास है, यहाँ पे सिर्फ आपको लगन का परिवर्तन करके उन चीजों का आंसर्स बड़े आराम से मिल जाएगा। आप प्रश्न कुंडली बना लिए, किसी ने आके आपको बिजनेस के बारे में पूछा, कौन से हाउस को देखोगे? 7th house. 7th हाउस को देखोगे प्राइमरीली। बिजनेस में लाभ के बारे में पूछ रहा है तो कौन कौन से हाउस हो गया? 7th हाउस और 11th हाउस। पैसे का फ्लो, सेकंड, 7th और 11th ये प्राइमरी हाउसेस हैं, आप उन्हीं को देखेंगे। उसके बाद मानिए उसने षष्ठी तिथि में आके आपको पूछा, तो आप अभी जो कुंडली बनाओगे कौन सा बनाओगे? जो प्रश्न कुंडली आप बनाए हो टाइम डेट और प्लेस लेके, उसका 6th हाउस क्या बन जाएगा? लगन प्राइमरी हाउस। उसका स्वामी जहां पे होगा वो लगन बनेगा, है ना। उसके Understood. प्लेसमेंट से लगन बनेगा। 108 जब मैंने नंबर कहा वहां से कैसे बनेगा? तो 9 का पहाड़ा याद रख लो, उसी के अकॉर्डिंग जहां पे पड़ेगा वो कुंडली का उसी हाउस को आप प्राइमरी हाउस बनाओगे, उस हाउस से होगा। ऐसे ही केपी एस्ट्रोलॉजी में आपका टोटल नंबर जो है 249 होता है। कितना होता है? 249. एनीबॉडी हु कैन से व्हाई? केपी एस्ट्रोलॉजी है, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी है ना, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी। तो नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी में कितने नक्षत्र होते हैं टोटल? 27 27। बहुत बढ़िया। तो 27 को 9 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएंगे? 23
243. बहुत बढ़िया। 27 इंटू 243। तो ये जो 6 नंबर एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसके पीछे एक लॉजिक है। पहले तो मैं ये 243 बता देता हूं, क्योंकि हर नक्षत्र में 9 ग्रह शामिल होते हैं ना। हर नक्षत्रों में 9 ग्रह शामिल होते हैं। तो मैं पहले राशि के बारे में आपको पूछना चाहता हूं कि इसमें टोटल कितना प्लैनेट शामिल हो सकते हैं पहले राशि में। जी, एनीबॉडी हु कैन से। इंक्लूडिंग राहु केतु या एक्सक्लूडिंग राहु केतु? सारे इंक्लूड होते हैं ना, राहु केतु भी इंक्लूड होते हैं, पढ़ा है केपी में। राहु केतु भी First और इंक्लूड आएंगे महादशा सिस्टम में। राहु केतु इंक्लूड होते हैं या नहीं होते हैं 9 होते planets हैं? तो होंगे। वो भी होंगे। तो आप देखो, इसको समझने के लिए पहला कंडीशन है कि पहला तो 13 डिग्री और 20 मिनट होता है ना। लिख दिया जी ऐसे मैंने, है ना। 13 डिग्री 20 मिनट, इसमें कितने प्लैनेट्स आएंगे? 2 planet and third planet का एक हिस्सा 3 point। उसमें जो आपका सबलॉर्डशिप होता है उसको 9 में डिवाइड करते हैं ना। 9 प्लैनेट्स आएंगे। हर नक्षत्र के नवाइश होगा। बीच 9 नक्षत्र आते हैं, 9 प्लैनेट्स आते हैं ना। जी सबलॉर्ड लेवल पे मैंने जब बताया था तो उसमें हमने बताया था कि भाई नक्षत्र का जो एक्सपांसन है 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, और उसी में महादशा का कैलकुलेशन करते हैं। तो जो नक्षत्र स्वामी होगा वहां से आपका महादशा शुरू होता है, और उसको अगर सब डिवाइड करोगे तो आपका 9 प्लैनेट्स उसमें आ जाएंगे 13 डिग्री 26 मिनट में। उसके बाद जो 13 डिग्री 26 मिनट है उसमें कितने प्लैनेट आएंगे? 9 it's the same as नवाइश। अब उसके बाद कितना बचेगा? 3 डिग्री 20 मिनट, 3 यानी एक चौथाई बचेगा, है ना। तो आप देखो, ये जो प्लैनेट्स हैं यहाँ पे कई बार ऐसे होता है कि जो आपका लास्ट प्लैनेट आना चाहिए उसका एक हिस्सा जो है एरीज में रहेगा और दूसरा हिस्सा जो है टॉरस में रहेगा, है ना। मैं उसको ऐसे समझाता हूं कि ये जो 9 प्लैनेट्स हैं इनका टोटल महादशा पीरियड मिलकर कितना होगा? 120। 120 ईयर्स। दूसरे का कितना होगा? 120 ईयर्स। अगेन तो रेस्ट कितना बचेगा बताओ मुझे। 40 9। तो इसका 1/4 है ना। रेस्ट जो है 1/4 है। तो 1/4 अगर होगा तो आप देखो तो 30 9 years साल होगा। हो गया प्लस ये 9 प्लैनेट्स हो गए। लेकिन मैं महादशा को समझाना चाहता हूं। तो जितना महादशा बचेगा वो जो है आपका 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर आना चाहिए, यानी 1/4। तो आप देखो 1/4 कितना है? 30 साल। 30 years 30 ईयर से। अब बताओ, केतु से शुरू करो, कितना साल का महादशा है? 7 साल 7 7 साल years का। उसके बाद वीनस कितना साल का महादशा है? 20 27 ईयर्स हो गया। उसके बाद कौन आएगा? सन Sun. सन। तो आप देखो सन का एरीज में 3 साल बचा है ना। वैसे पूरा होने के लिए एरीज का साइन 9 प्लैनेट में 13 डिग्री 20 मिनट 13 डिग्री 20 मिनट चला गया। लेकिन महादशा के हिसाब जो बाकी 30 साल बचा है 1/4, उसमें पहले केतु आएगा। एरीज में तो केतु से शुरू होता है। तो जी केतु का कितना साल है? 7 साल। उसके बाद जी वीनस सर का कितना साल है? 20 20 साल। 27 साल हुआ। सूर्य का कितना है? 6 years। तो 3 साल ही यहाँ पे आएगा। यस तो इसीलिए सूर्य को एक नंबर यहाँ पे भी मिलेगा, और जब टॉरस में जाओगे तो सूर्य को दूसरा नंबर भी मिलेगा। तो कोई इंसान मानो आपको कहा, एक नंबर जब पूछे आपने 1 से 249 तक, तो उसने आपको कहा कि सर मैं 22 नंबर बता रहा हूं, तो उसका स्वामी कौन होगा? राहु। राहु नहीं होगा। 22 नंबर 22nd नंबर का वो तो आपने उसको मिलाओ मत। 9 है सिर्फ। उसने उसने एक नंबर कहा, तो स्वामी कौन होगा? केतु केतु। 2 नंबर कहा, स्वामी कौन होगा? केतु एक नंबर भी केतु और 2 नंबर भी केतु। अच्छा शुक्र होगा। वीनस शुक्र वीनस 2 नंबर वीनस हो गया। 3 नंबर कौन होगा? सन सन सन। 4 नंबर राहु मून
4 नंबर मून हो गया। 5 नंबर, मंगल, 6 नंबर, राहु, 7 नंबर। Jupiter, गुरु, Jupiter, तो आप जो है उसी के अकॉर्डिंग देखिए। 8 नंबर कौन सा हो गया? Saturn, और 9 नंबर Mercury, बुध, मर्क्यूरी। हो गया ना। तो पहला 13 डिग्री 20 मिनट चला गया। अब अभी उसने कहा कि मैं 12 नंबर कह रहा हूं, तो इसका मतलब दूसरा जो 9 लिखा हूं मैं, उसमें 12 नंबर कहाँ पे आएगा? 10 नंबर Third जो है one, फिर से so- केतु। Sun पर, so Sun, 11 नंबर फिर हो गया Venus, वीनस। 12 नंबर Sun, सन हो गया। तो इसका मतलब 12 सिग्निफाई सन एज द कारक। तो आपको सन का पोजीशन देखना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो चार्ट फिक्स करना होगा। जो टाइम आप बनाए होंगे उसमें सन जो है आपका प्राइमरी पोजीशन लेगा, लगन वही बनेगा। अभी मैं उसमें आऊंगा। लेकिन मानिए उसने कहा आपको कि 18 नहीं सर, मेरा 19 नंबर है। 19 नंबर में कौन आएगा? केतु, फिर से Ketu, केतु। 20 नंबर में कौन आएगा? Venus, Venus, वीनस। 21 नंबर में कौन आएगा? Surya, सूर्य। 22 नंबर में कौन आएगा? Moon, Moon, वहां पे भी सूर्य आएगा। okay, 27 तक आपने कैलकुलेट किया था ना, मैंने बताया था सूर्य का 6 साल होता है महादशा। तो okay, 27 से 30 तक एरीज में फॉल करेगा महादशा। और 30 से 33 तक कहां पे पड़ेगा? Taurus में, टॉरस में। तो यहां से दो चीजें फिक्स हो जाता है। एक तो नंबर से आपका जो है पहले तो पता चल जाएगा कि कौन सा राशि के बारे में बात हो रहा है और उसका स्वामी सब लॉर्डशिप डिसाइड हो जाएगा। यहां से दो चीजें डिसाइड होगा नंबर जब बताएगा। किसी ने बताया 249, अब बताओ उसका जो है स्वामी कौन बनेगा 249 का? Mercury, सबसे लास्ट वाला नंबर है, मरकरी ही पड़ेगा, है ना। जहां पे भी आपका कोई भी पर्टिकुलर नक्षत्र आधा इधर पड़ता है और आधा उधर पड़ता है, वहां पे नंबर बढ़ जाते हैं। ऐसे 6 बार होता है। इसीलिए 243 के जगह पे 249 नंबर्स होते हैं। जैसे एरीज में हो गया, टॉरस में भी यही होता है। टॉरस में क्या होता है? पहला 3 साल किसके पास रहेगा? सूर्य के सूर्य, पास। उसके बाद टोटल आप हिसाब कर दो कि कितना होगा। तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा साल के हिसाब से। 9 प्लानेट के लिए 120 साल, है ना। फिर 9 प्लानेट के लिए 120 साल, कितना साल हो गया? 240, 240 साल। और उसके बाद जो है सिर्फ 30 साल, यानी 270 साल हर पर्टिकुलर प्लानेट के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो टॉरस का हिसाब हम करेंगे। पहला 3 साल किसके पास रहेगा? सूर्य, सूर्य के पास। उसके बाद किसका आएगा? Moon, चंद्रमा का। कितने साल? 10 साल। एक उसके बाद किसका आएगा? मंगल। Mars, कितने साल? 7 साल। 7, उसके बाद कौन आएगा? Rahu, राहु, राहु। तो 18 साल। उसके बाद कौन आएगा? जुपिटर। Jupiter, 16 साल। उसके बाद कौन आएगा? Saturn, तो इसीलिए प्रश्नकर्ता को जब आप पूछोगे तो आर्बिट्रली 1 से लेके 249 तक कोई भी नंबर बता सकता है। और ये जो प्लैनेट्स हैं, जहां पे आपका कोई प्लैनेट का महादशा आधा इधर पड़ेगा आधा उधर पड़ेगा, उनका 6 नंबर एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसीलिए 27 इंटू 9, क्योंकि 27 नक्षत्र हैं, प्लस रिपीट होने की वजह से 6, 249 नंबर होते हैं। तो उस नंबर से पहले आपको जानना है कि उसका स्वामी कौन बनेगा। और स्वामी बनने के लिए जो नंबर आपको मिल गया, प्रश्नकर्ता बोलेगा, क्योंकि चार्ट तो आपने बना दिए हो, आपने ऑलरेडी चार्ट बना रखे हो। कैसे बनाए हो? प्रश्न का समय के हिसाब से, जातक जो पूछ रहा है आपने मानो मैसेज पाए हो या कुछ भी है, उसी को इनपुट करके, और एस्ट्रोलॉजर जहां पे बैठा हुआ है। तो आपने ये सेकंड वाले मेथड को यूज करना, प्लेस ऑफ एस्ट्रोलॉजर एंड द टाइमिंग ऑफ द क्वेश्चन, और उसके बाद जो है वहां पे आपका डेट, जिस डेट में वो पूछा गया है, इन रेफरेंस टू द कैन से एस्ट्रोलॉजर। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में डिविनिटी जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है।
कई सारे फॉर्मूला होते हैं, कई सारी चीजें होते हैं उसको ये करने के लिए। तो आप देखिए नंबर के हिसाब से सूर्य जो है 2 बार बन रहा है। 23 नंबर का भी, ये 21 क्या है, 21 नंबर का भी स्वामी और 22 नंबर का भी स्वामी। लेकिन आप देखो राशि बदल रहे हैं, पहले में कौन सा राशि हो रहा है, Aries and second is Taurus. एरीज, और दूसरे में कौन सा हो रहा है। Taurus. तो आप देख लो, प्रश्नकर्ता ने 22 नंबर बोला है तो आपको जो है टॉरस को लगन बनाना होगा। प्रश्नकर्ता 21 नंबर बोला है तो आपको लगन कौन सा बनाना होगा। Aries. और इसमें जो है आपका सूर्य का पोजीशन को आपको देखना है, सूर्य का पोजीशन। तो इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट क्लास लेंगे और फिर हम जो है केपी एस्ट्रोलॉजी दोबारा से मैं आपको बताऊंगा। जैसे वहां पे विश्लेषण करते हैं तो आपको रिजल्ट किसके बेस पे लेना है, नक्षत्र लॉर्ड के बेस पे या सब लॉर्ड के बेस पे, विच इज इम्पोर्टेंट। Nakshatra Lord. इम्पोर्टेंट जो है वो आपका नक्षत्र लॉर्ड है। लेकिन रिजल्ट पाने के लिए केपी एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट कभी भी ऑथेंटिकेट नहीं होता है। ऑथेंटिकेट कौन करता है, सब Sublord. लोग। तो आपको सब लॉर्ड से शुरू करना है। बहुत ही आसान तरीका है। जैसे मानिए आपने लगन डिसाइड कर दिया, मैंने जैसे बताया नंबर से ही आपने लगन डिसाइड कर दिया। चार्ट तो आपने बनाए लेकिन आपका रेफरेंस पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। कोई 240 कहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको उस पर्टिकुलर रिलेटेड हाउस को जो है लगन बनाना है उस चार्ट में। उसके बाद उसने आपको पूछा कि जी मैं ना एक जॉब के लिए अप्लाई किया हूं तो मैं उसमें सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं, उसका रिप्लाई करिए। तो आप बताओ कौन से सब लॉर्ड को आप देखोगे। 10th house sublord. 10th हाउस का कॉस्फॉल सब लॉर्ड। कोई कहेगा मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूं जी, 7th house Kaspul sublord. 7th हाउस का कॉस्फॉल सब लॉर्ड। कोई कहेगा जी मैरिज के बारे में मुझे पूछना है, कब तक मैरिज होगा, कौन सा हाउस, 7th house Kaspul sublord. 7th हाउस। तो कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट किए हो, स्पेकुलेशन मार्केट में, शेयर मार्केट में लगाना है, 5th हाउस और 11th हाउस दोनों का सब लॉर्ड को आप लेके स्क्रिप्ट देखो, क्या उनमें लिंक बन रहा है, क्या उनके साथ नक्षत्र स्वामी का अच्छा रिलेशनशिप है। तो पहले तो आपको सब लॉर्ड लेवल पे डिसाइड करेंगे, लेकिन उसको आज हम मिक्स नहीं करेंगे। आपको पहले अलग अलग तरीके का कुंडली बना के चेक करना है कि कौन सा रिजल्ट बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हो रहा है। अगर आप शुद्ध मन में करोगे और आप दूसरे को हेल्प करने के लिए करोगे तो आप ये चीजें याद भी रख सकते हो और कर भी सकते हो। सिंपल तरीका होते हैं सारे, कि आप एक बार कुंडली बनाने के बाद अलग अलग मेथड से उसका लग्न डिसाइड होता है। सिंपल मेथड में आपका जो भी लगन आता है वही लगन होगा और उसी के अकॉर्डिंग भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मून के पोजीशन को हमेशा देखना है। मून मन का भी कारक है और मून जो है धन का भी कारक है, और मून जो है 4th हाउस यानी अपना जो फैमिली आप बनाते हो उसमें जो सुख चैन शांति है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मून। मून का पावर अच्छा होगा किसी भी प्रश्न कुंडली में। मून अगर अच्छे स्थिति में है, उसके दोनों ओर अच्छे प्लैनेट्स बने हैं जहां पे हम जो है डिफरेंट योग के बारे में बात करते हैं, तो आप समझ जाओ कि 60-70% रिजल्ट बड़ा ही पॉजिटिव है। मून से ही बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट करते हैं। हमारा जो राशि का विचार होता है अखबार में रोज आपका प्रेडिक्शंस निकलता है, ऑन द बेसिस ऑफ मून एंड ऑन द बेसिस ऑफ सन होता है। तो कई बार लोग क्या करते हैं, उन्हें पता है आज का तिथि ऐसा है, आज शनि लगन में है तो मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन आप जो है यूनिवर्स को और एस्ट्रोलॉजी को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। दिस इज ह्यूज साइंस, क्योंकि आपका मन चंद्रमा है। मन का कारक जो प्रश्न है वो मन से जुड़ा हुआ है। आप जानना चाहते हो, सीरियसली उसका आंसर ढूंढ रहे हो, तो आप फिर अपने हिसाब से देख के कि मैं 11 बोल दूंगा तो इसका लगन का स्वामी ये बन जाएगा, 27 बोल दूंगा तो ये स्वामी बन जाएगा, मेरा योग कारक प्लैनेट जुपिटर है तो मैं जुपिटर का नंबर को ही समझ जाऊं, तो फिर प्रश्न कुंडली काम नहीं करेगा। आर्बिट्रली आप आंखें बंद करके सोचोगे, जो नंबर आपके आंखों के सामने आ रहा है, चाहे 0 से 108 तक हो, चाहे 1 से लेके 249 तक हो, आप देख लेना। क्योंकि आप देखो जो कैंसर साइन है उसमें क्या होता है, आपका
जो है सारे प्लैनेट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसमें नंबर रिपीट नहीं होगा, लेकिन जो आपका जेमिनाई है उसमें नंबर रिपीट होगा, जो टॉरस है उसमें नंबर रिपीट होगा, और जो एरीज है उसमें नंबर रिपीट होगा। तो 3 नंबर यहाँ से पा गए। तो आप ऐसे देखिएगा और 3 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे और वो 6 नंबर मिलके 249 हो जाता है। तो हमें 249 से पहले उनको जो है डिसाइड करना है कि इसका उस नंबर का स्वामी कौन है, और जो कुंडली आप बनाए हो उसमें वो प्लैनेट कौन से स्थिति में है। आपके साथ अगर उसका स्थिति जुड़ गया कि आपने जॉब के बारे में ढूंढ रहे हो और जॉब का सबलॉर्ड जो है जो नंबर आपने कहा है वही है, तो आपको जॉब मिल जाएगा। आपने जो नंबर कहा है जॉब मिलने के लिए 10th है, पता चला वो 9th का सबलॉर्ड बन रहा है, तो आपका जॉब क्या होगा? 20 हो जाएगा। 12th हो गया। तो जितने आपके 2-3 हाउसेस जो प्राइमरी हैं, आपने कोई स्पेकुलेशन करके पैसा लगाए हो और आप उसका आंसर ढूंढना चाहते हो, तो इसीलिए उसके लिए पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा बहुत मेडिटेशन कर लो, क्योंकि प्राइमरीली मेडिटेशन का कारक केतु है, 12th हाउस में एग्जल्टेड होते हैं। 5th हाउस के साथ क्रिएटिविटी जुड़ा हुआ है, जहां पे आपका दिमाग लगता नहीं है, इंट्यूशन। केतु का सर ही नहीं है तो दिमाग कहाँ से लगाएगा? तो गणेश जी का पूजा करके उनका मंत्र वगैरह सुन के उसके बाद कोई सवाल पूछिए, और फिर स्पेकुलेटिव ट्रेड करना है या कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आप उसके लिए अपने द्वारा भी सवाल पूछ सकते हो, कोई भी मेथड से आप पूछ सकते हो। और उसके बाद आप देखिए जितने पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे आपका प्रश्न का आंसर उतना ही पॉजिटिव होगा। जितने नेगेटिव आंसर्स मिलेंगे, पता चला आपका जो एक्चक स्वामी है वो 12th में बैठा हुआ है, वो राहु केतु से पीड़ित है, उसके ऊपर शनि का दृष्टि है, ये सारे नेगेटिव हैं जितने हमने पढ़े हैं, यूज करिए। उसके बाद आप देखिए छोटे छोटे स्पेकुलेशन में कोई आपने जो है मानिए शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप सुबह उठ के गणेश जी का पूजा करिए, उसके बाद एक नंबर को ध्यान करिए, जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उस नंबर का स्वामी को देखिए, और उस टाइम में एक प्रश्न चार्ट बनाइए कि हाँ जी मैं आज जो है शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और उस इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट क्या होगा, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद देखिए रिजल्ट बताइए क्या है। आप कोई जो है अच्छा न्यूज आप जानना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कब होगा, तो आप उसके लिए प्रश्न कास्ट करिए कि जी मैंने ये जो है न्यूज के लिए अपने मन से जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसका आंसर कब तक मिलेगा। तो न्यूज किसी ना किसी हाउस से रिलेटेड होगा। अभी आप क्या करोगे, आप कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हो तो ऐसे तिथि के हिसाब से कौन सा तिथि अच्छा होगा इनिशिएटिव के लिए? एनीबॉडी हु कैन से? पंचमी। First one, Pratipada. I'm not sure the first one. प्रतिपदा नहीं होगा। इनिशिएटिव इज सीन फ्रॉम द 3rd हाउस, है ना? इसी Okay. तरीके का शुरुआत इनिशिएटिव 3rd हाउस है, तृतीय। या पैशन, है ना? तो पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गया, वो 3rd को रिप्रेजेंट करेंगे। तृतीया तिथि 3rd को रिप्रेजेंट करेगा। आपको अक्षय गेन चाहिए, तृतीया। कौन सा तिथि? एकादशी। एकादशी 11th हाउस। आपको जो है फैमिली में किसी तरीके का सेलिब्रेशन वगैरह करना है, जहाँ पे गैदरिंग वगैरह होगा, तो आप देखिए 2nd हाउस हमारे Seventh। रिलेटिव्स को गैदर कराता है, 2nd हाउस। आपको जो है कोई द्वादशी। बिजनेस शुरू करना है, 7th हाउस। आपको जो है कोई लैंड परचेज करना है तो उसके लिए भी चतुर्थी। तिथि है, Fourth house. है ना? तो आप देख लो कैसे जगह पे आप लैंड करोगे, ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। लैंड का कारक ग्रह कौन है? मार्स। मंगल। मार्स है। पता चला आपका मार्स का दशा अंतर्दशा चल रहा है। चतुर्थी तिथि में आपने इन्वेस्टमेंट किया, उस टाइम में आपने देखा मार्स एक्जल्टेड है, 4th का लॉर्ड एक्जल्टेड है। भाई पहले से डिसाइड कर सकते हो आप, अगर आपके पास पैसा है तो। आपको गाड़ी खरीदना है, कारक कौन है? Venus. ठीक है, लग्जरी व्हीकल खरीद रहे हो तो वीनस है। जो रफ एंड टॉप वाले हैं सैटर्न उसका कारक है। तो आपको बड़ा गाड़ी है, सैटर्न कारक है ना? तो आप कई सारे चीजें जानते हैं। अब मैंने आपको तिथि भी बता दिया, उसी के अकॉर्डिंग आप सवाल पूछो। उसके बाद तिथि के साथ ना टाइमिंग होता है, पंचांग जिसको देखना आता है वो आराम से अपना जो है
लाइफ का कई सारे डिसीजंस प्लान कर सकता है पहले से, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इनिशिएटिव, और आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए। एक कुंडली को ही एनालिसिस कर रहे हैं हम, है ना। Gujarat mein, nothing is started on Chaudas and Amas. They say that it is bad to start things as per the local astrology. ओ ठीक है, बैड टू स्टार्ट थिंग्स होता है, कई बार नेगेटिव चीजें जो है उसी डेट में करते हैं। किसी के ऊपर जो है आपको कोई ब्लैक मैजिक करना है तो लोग अमावस्या को चुनते हैं, है ना। हाँ, but अब I'm आप, saying positive things. Positive कुछ करना है तो वही मना है, करते हैं। आपका दुश्मन जो आपको परेशान कर रहा है उसके लिए आप कोई अगर काम करेंगे तो अमावस्या इज द बेस्ट टाइम। आपको माँ काली का साधना करना है, पूजा शुरू करना है, अमावस्या इज द बेस्ट टाइम। एनर्जी बहुत होता है उस टाइम में, बात समझ रहे हैं, क्योंकि समझ गई। चंद्रमा का एनर्जी को एक्लिप्स किया गया है। और आपके पूरे प्लानिटरी सिस्टम में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कौन होते हैं? 2 प्लैनेट होते हैं, सन और मून। तो, जी, तो हाँ, जिनका एनर्जी को एक्लिप्स किया गया है, आप जो है उसको डार्क एनर्जी की तरफ से रिवाइव कर सकते हैं। कोई खराब नहीं होता है। वही कहेगा मैं काली का पूजा करूंगा, वो खराब नहीं है, वो अमावस्या को कर सकता है ना। understood. तो आपको देखना होगा कि आप कौन से पर्पस में उसको यूज कर रहे हैं। किसी का और एक चंद्रमा खराब है ना, किसी का चंद्रमा खराब है, उसका रिमेडी का भी सबसे अच्छा टाइम अमावस्या है। बात समझ रहे हैं। समझ चंद्रमा गई। अच्छा है, पूर्णिमा का बर्थ है, या आपका जो है चंद्रमा एक्जल्टेड है, तो आप किसी भी चंद्रमा का चीज को डोनेट नहीं कर सकते हो। चंद्रमा खराब है तो अल्टीमेटली अमावस्या ही है। 8th हाउस भी अमावस्या को रिप्रेजेंट करेगा, डार्क नाइट, इसीलिए स्कॉर्पियो इज द डार्केस्ट साइन। तो वहां पे आप ये एनर्जी को रिवाइव कर सकते हैं। So, going back, if Chandrama is powerful, you cannot donate water. अब डोनेशंस के लिए तरीका यही है, जो आपके पास बहुत ज्यादा है आप उसको डोनेट करते हैं, जो आपके पास बिल्कुल नहीं है उसको आप डोनेट नहीं करते हैं ना। हाँ, चंद्रमा आपका बिल्कुल ही कमजोर है, आप चंद्रमा का चीजों को डोनेट नहीं कर सकते। अच्छा, चंद्रमा पावरफुल है तो एक्जल्टेड है, कर सकते हैं। हाँ पावरफुल है तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं, क्योंकि समझ गई। एक्सपेंडिचर के साथ एक रिलेशनशिप है। अगर आपका एक्सपेंडिचर का स्वामी 11th में बैठा हुआ है, आप जितना एक्सपेंड करोगे ना, खर्च करोगे, उतना ज्यादा आपका पैसा बढ़ेगा। 12th हाउस का स्वामी 2nd में बैठा हुआ है, आप इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा गेन कर सकते हैं, फॉरेन लैंड से आपका लाभ बहुत होगा। तो आप 12th का स्वामी देखो, जबकि वो खर्च का कारक है ना। सारे कहते हैं भाई जी, खर्च का कारक है, लेकिन खर्च भी अच्छा होता है। हमारे understood. बॉडी में नया सेल्स बनते हैं, 1st हाउस खर्च के वजह से ही चलता है। न्यू सेल्स बनते हैं, पुराने सेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब देखो, जिनको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है, उनका नया सेल इतना जल्दी क्रिएट नहीं होते हैं। ये एक प्रोसेस है। खर्च करना जुड़ा हुआ है हमारे 1st हाउस के साथ, कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है। तो आप डेलिबरेटली खर्च करो। जबरदस्ती क्यों खर्च करना है कि आपके खर्च का स्वामी जो है आपके दशा अंतर्दशा में एक्टिवेट हो रहा है। मेक इट ए हैबिट, थोड़ा बहुत जो है खर्च करना है। वीनस 12th हाउस में है, आप जितने गाय को चारा खिलाओगे, काला कलर का गाय आपको मिल गया, केला खिला दिए, कोई रोटी और गुड़ खिला दिए, आप देखो आपके लाइफ में कितना तरक्की होगा। अनवांटेड सोर्सेस से पैसा मिलेगा आपको, जो पैसा आपका कहीं रुका हुआ है वो वापस आ जाएगा। तो इसीलिए आपको ना एस्ट्रोलॉजी का जो एनर्जीज है उसको यूज करना है, वो नेगेटिव नहीं होता है। किसी का 6 और 12 का कॉम्बिनेशन है खर्च करने का योग, लेकिन 6 हाउस कौन सा होता है? सेवा का है, सेवा के लिए खर्च करो। 5th हाउस का स्वामी जाके 12 नंबर में बैठा हुआ है, कोई चीज क्रिएटिविटी है, सीखने के लिए खर्च करो। 9th का स्वामी 12 में बैठा हुआ है, किसी गुरु से आप शिक्षा लो, उस पर खर्च करो, हायर एजुकेशन के लिए खर्च करो, फादर के लिए खर्च करो। तो आप देखो वो बरकत करता है, क्योंकि आप जो है 12th हाउस के एनर्जी को एक्चुअल में पॉजिटिवली यूज कर रहे हो। सिंपल है, आपको ना एस्ट्रोलॉजी में बहुत डिफिकल्ट चीजों को समझने का जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपको पैसा कमाना है, 11th का लॉर्ड है, तो आपने देखा कि आपका 4th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हुआ है, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर में बहुत पैसा कमाओगे। अपने ही घर में बैठ के पैसा कमा सकते हो, घर से जो ऑफिस चलाओगे उसमें प्रॉफिट होगा, लेकिन उसमें देखना है कि वो रिलेशंस कैसा है। 11th का लॉर्ड एक्चुअल में आपका किस तरीके का है,
नहीं तो आपको रिमेडीज करना पड़ेगा। सेकंड का लॉर्ड 11th में बैठा हुआ है, जो बैंकिंग रिलेटेड जो भी काम है उससे आपको पैसा मिलेगा। कोई रिलेटिव के साथ बिजनेस करोगे तो भी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि सेकंड हाउस आपका ओवरऑल एक्सटेंडेड फैमिली का है। फूड का बिजनेस करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि खाने पीने का चीज सेकंड हाउस से रिलेटेड है। 8th हाउस से 11th का कनेक्शन हो गया, तो आप ये एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमा सकते हो, रिसर्च से पैसा कमा सकते हो। थर्ड हाउस का 11th से कनेक्शन हो गया, पब्लिकेशन से पैसा कमा सकते हो। आप जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पैसा कमा सकते हो, क्योंकि थर्ड हाउस आसपास में जो छोटा ट्रांसपोर्ट होता है उसको बताता है। किताब का दुकान खोल के पैसा कमा सकते हो, किसी तरीके का कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करके पैसा कमा सकते हो। 6th का बैठ गया 11th में, आप जो है किसी मेडिसिन का बिजनेस करके पैसा कमा सकते हो, किसी को किसी तरीके का मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करके आप जो है पैसा कमा सकते हो। लोन के पैसा कमा सकते हो, आप किसी को लोन देके, Legal advice. हाँ लीगल एडवाइस देके। Prabhuji, तो what if it is the other way around? 11th का स्वामी 6th में हो या 3rd में हो, या then how do you interpret that? तो 11th का स्वामी लाभ है ना, तो आप यहाँ से लाभ करोगे। लाभ का स्वामी जिस हाउस में बैठा हुआ है वहां से लाभ होगा, है ना, क्योंकि 11th का एनर्जी वहां पे आया हुआ है। अब 6th का स्वामी 11th में बैठा है का मतलब है कि 6th हाउस से रिलेटेड काम से आपको लाभ मिलेगा। लाभ का स्वामी 6th में बैठा हुआ है, तो अल्टीमेटली आपको जो है लाभ मिलने के लिए 6th के साथ रिलेशन बनाना पड़ा। दोनों ही ना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे फर्स्ट का स्वामी 12th में बैठा हुआ है, तो क्या होगा, अब आपका हेल्थ इश्यूज हो सकता है, लेकिन 12th के साइन फर्स्ट में बैठा हुआ है, तो आप फॉरेन कंट्री में अपना स्टेटस बना सकते हो, है ना। 12th हाउस जो है आपके पर्सनालिटी को एनहेंस भी कर सकता है और खराब भी कर सकता है, वो डिपेंड करेगा 12th हाउस का एनर्जी को आप कैसे यूज कर रहे हो। 12th का स्वामी 3rd में बैठा हुआ है, तो ये खर्च का स्वामी, तो 3rd हाउस से रिलेटेड आपको खर्च करना चाहिए। 3rd का स्वामी 12th में बैठा हुआ है, तो आपको इनिशिएटिव फॉरेन कंट्री में लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए, किसी तरीके का मेडिटेशन करने के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। बात समझ रहे हो कैसे जोड़ रहा हूं मैं? Understood. Understood. तो उसको यूज करना है। एक क्वेश्चन था प्रश्न से रिलेटेड। हाँ जी, हाँ जी। Instead of yes and no question, you have two options, option A, option B. So can that be interpreted using prashna? Yeah, that cannot be an accurate way to do it. नहीं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का मतलब यही है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, उसका एक पॉजिटिव आंसर है, उसका एक नेगेटिव आंसर है ना। जी। पॉजिटिव आंसर इज दैट इज एक्चुअली में वो ए भी हो सकता है आपका और यस हो सकता है। जो लेस पॉजिटिव है वो दूसरा आंसर है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है आंसर को खुद डिसाइड करोगे। जैसे मानो मैं स्पेकुलेट करके सवाल पूछ रहा हूँ कि आज जो है मैं शेयर मार्केट से 10 लाख रुपए कमाऊंगा या 5 लाख रुपए कमाऊंगा, तो ये तो चीटिंग हो गया, है ना। नहीं, but whether you will buy Tisco share या Infosys share, is there? हाँ, वो आप कर सकते हो, ए और बी आप कर सकते हो। हाँ, और उसको भी आपका जानने का तरीका यही है कि एक्चुअल में जो भी आपका बाइंग वाला जो हाउस है, पहले तो उस पे आप देखिए कि क्या स्क्रिप्ट बन रहा है। बाइंग कहाँ से देखते हैं? लाइक 5th हाउस से स्टॉक मार्केट या नहीं? तो जो बाइंग कर रहे हो उसी के हाउस से देखते हैं ना। जैसे मानिए आपका 4th हाउस है, लैंड का बाइंग 4th हाउस से आप देखोगे, है ना। ओके। और ऐसे ही आपका स्टॉक मार्केट 5th हाउस है, तो वहां से आप देखोगे। तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग देखिए, पहले तो दशा कौन सा बन रहा है, उसके बाद जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स बनाए थे, बनाने के बाद आप देखिए वहां से 5th हाउस से क्या रिलेशनशिप है। पता चला 5th हाउस ही आपका नेगेटिव है, बहुत ही खराब स्क्रिप्ट आ रहा है, तो आप किसी में भी इन्वेस्ट करोगे आपको फायदा नहीं होगा, सवाल चाहे आपने ए और बी का पूछे हो। और साथ में आप लोग जो है अपना कुंडली का भी प्राइमरी हाउसेस को ना देखिए, जिसका भी एक्चुअल में लगन है, दशा क्या है, क्योंकि आप दशा को स्किप नहीं कर सकते हो। बात समझ रहे हैं? D1 चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जाके सवाल पूछना, वो दोनों कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। आपके चार्ट में मैरिज का योग ही नहीं है, आप मैरिज के बारे में 50 सवाल पूछ लो, तो टाइम बदल बदल के सवाल पूछेंगे तो कोई किसी ना किसी दिन अच्छा आंसर आ जाएगा। D1 में वो चीज रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इसीलिए D1 का स्टडी, D9 का स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर इसको अप्लाई करना है। बात समझ रहे हैं? हाँ, कोई पूछेगा मुझे फॉरेन जाना है, मैं जा पाऊंगा या नहीं, तो आप वो टाइम नोट कर लो। फॉरेन के लिए कौन सा हाउस देखेंगे?
12th 12th house and 3rd house and 12th 9th house. तो 9th हाउस लॉन्ग जर्नी के लिए और 12th हाउस, तो आपको ये दोनों लेना है। फॉरेन सेटलमेंट 12th हाउस है, लॉन्ग जर्नी के लिए 9th हाउस। तो आपने जो भी चार्ट बनाए हैं, अगर उसका लगन इन हाउसेस से रिलेटेड है तो सवाल जो है ऑथेंटिकेट हो गया कि ये सवाल एक्चुअल में पूछा जा रहा है। उसके बाद उनका स्थिति अगर अच्छा है तो आप आंसर करोगे, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद आपने देखा कि जो आपका चंद्रमा है या जो आपका प्राइमरी हाउस का स्वामी है वो जाके चर राशि में बैठा हुआ है, तो बहुत जल्दी आप जाओगे। स्थिर राशि में बैठा हुआ है, टाइम लगेगा। उसमें अलग टेक्निक भी है, केपी एस्ट्रोलॉजी में मैं जब बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें आपको पहले तो केपी चार्ट देखना है, उसके बाद आपका जो है भाव चलित चार्ट भी देखना है। तो दोनों में रेट्रो प्लैनेट्स होंगे। अगर आपका वो सब लॉर्ड स्वामी, तो क्या होगा, एक में रेट्रो है, एक में जो है आपका मार्गी है, तो क्या होगा, अब बात करेंगे। केपी में तो सबसे बढ़िया आंसर मिलता है आपका प्रश्न कुंडली का। तो विल हैव ए न्यू क्लास ऑन केपी अबाउट प्रश्न कुंडली। और किसी को कुछ पूछना है तो 2 मिनट के लिए पूछ लो, फिर हम क्लास एंड करेंगे, ठीक है? Okay, Thank you so sir. much. Thank you, बहुत sir. बढ़िया क्लास, ठीक है, अप्लाई करिए आप बहुत उसको। बहुत सीखने मिला। ठीक है, नमस्कार जी, थैंक यू। हाँ, Thank you, थैंक यू। नमस्कार। sir. Thank you very much. Bye bye.